नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। एनएसए स्तर की बातचीत में अलगाववादियों को शामिल करने पर भारत का कड़ा रुख। विदेश मंत्री ने कहा, नहीं माना पाकिस्तान तो बातचीत होगी रद्द। जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास आज रात तक का वक्त। बातचीत से पहले राजधानी में सियासत तेज। दिल्ली पहुंचने पर हिरासत में लिए गए अलगाववादी नेता शब्बीर शाह। बातचीत में असमंजस को कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए वित्त मंत्री ने दिया स्टील के उत्पादन पर जोर। कहा, वैश्विक मंदी से निपटने के लिए संसाधनों को बढ़ाना जरूरी। 10 वर्षों में 300 मिलियन टन किया जाएगा स्टील का उत्पादन। पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ से बिगड़े हालात। असम में 19 जिले बाढ़ की चपेट में, 6 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित। अरुणाचल प्रदेश और जलपाईगुड़ी में भी पानी से भारी तबाही। कोलंबो टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत। तीसरे दिन श्रीलंका की पूरी टीम 306 रन पर ऑल आउट। भारत को 157 रन की बढ़त। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की बातचीत होने की उम्मीद तकरीबन खत्म होती सी दिखती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत में हुर्रियत का कोई रोल नहीं हो सकता और ना ही आतंकवाद से आगे या उससे अलग एनएसए स्तर की बातचीत में कोई मुद्दा होगा। इस बीच पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा है कि सरताज अजीज भारत जाएंगे बशर्ते भारत उन्हें न रोके। दिल्ली में 23-24 अगस्त को होने वाली एनएसए स्तर की बातचीत के आसार अब लगभग खत्म हो गए हैं। बातचीत से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों की ओर से बयानबाजी से माहौल तल्ख हो गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 2 टूक शब्दों में कहा कि उफा और शिमला समझौते के तहत ही पाकिस्तान से बात होगी। उन्होंने साफ किया कि अगर सरताज अजीज हुर्रियत नेताओं से मुलाकात करेंगे तो पाकिस्तान से बात नहीं होगी। मेरा 2 वाक्यों में संदेश है उनको। पहली चीज, शिमला समझौते की स्पिरिट में हुर्रियत को या किसी भी अन्य पार्टी को आप तीसरा पक्ष मत बनाइए। दूसरा, उफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से ज्यादा मत बढ़ाइए और जरूर आइए, हम आपके स्वागत को तैयार हैं। अब इसका जवाब मैं इंतजार करूंगी ना। उन्होंने जो मेरी बातचीत का इंतजार किया, मैं उन्हें जवाब दे रही हूँ। दरअसल इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें अजीज ने कहा कि उफा समझौते में आतंकवाद समेत सभी मुद्दों पर बातचीत की सहमति बनी थी और इसमें कश्मीर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत जैसे अलगाववादी कश्मीर मुद्दे के ही हिस्से हैं। It is strange that they would expect that discussion or meeting with Huria to become part of the agenda. This is not a substantial item. When I go to India, I meet many leaders, political leaders. When they come, they meet different opposition and other leaders. And in this case, since last 15-20 years, every time leaders went to India, they met the Hurriyat leaders. So the question is, this is not something these are normal activities that have been taken in the past, and one doesn't put such items on the agenda. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान के पास बातचीत के बारे में फैसला लेने के लिए रात भर का वक्त बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि उफा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने देश में भारी विरोध झेलना पड़ा और उस दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान अब एनएसए वार्ता से पीछे हट रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई अलगाववादियों को दिल्ली पहुंचने पर हिरासत में भी ले लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में सचिव स्तर की वार्ता भी पाकिस्तान की इसी जिद के चलते रद्द हो गई थी। भारत को यह लग रहा है कि सवाल हुर्रियत से मिलने का नहीं, बल्कि बातचीत के पहले हुर्रियत से मिलने का है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान हुर्रियत को तीसरे दोनों देशों के बीच में शामिल करना चाहता है, जिसे भारत कतई स्वीकार नहीं करेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। उधर विपक्षी दल भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की बातचीत टाले जाने के पक्ष में नहीं है। वाम दलों ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत बेहद जरूरी है और हुर्रियत नेताओं की मुलाकातों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। जबकि कांग्रेस ने पाकिस्तान को लेकर सरकार की विदेश नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। वाम दलों ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए बातचीत को जारी रखना चाहिए। लेफ्ट का मानना है कि पाकिस्तान की ओर से हुर्रियत नेताओं को बातचीत के लिए बुलाने की घटना में कुछ नया नहीं है।
And we have told the government that do not use these pretexts of such talks. Such talks with the separatist outfits in Kashmir have been held by the Pakistan embassy officials for many, many years now. Last year, when the Hurriyat leaders were invited by the High Commissioner of Pakistan for iftar, it was India which called off secretary level talks. Now, how come Hurriyat all the time becomes a very crucial and deciding element in Indo-Pak relationship? उधर कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों में सरकार को सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि पहले भी सरकारों ने इन जटिल मुद्दों का हल निकाला है और बातचीत के लिए देश के हितों से समझौता नहीं हो सकता। जो मसले पेचीदा हैं दोनों देशों के बीच में, उनका समाधान ढूंढने के लिए बातचीत करें, पर उसके लिए वातावरण उचित हो और भारत पूरी तरह से आश्वस्त हो कि पाकिस्तान जो भी रजामंदी करेगा भारत के साथ उस पर खरा उतरेगा। ये अलगाववादी शक्तियों से या उनके नेताओं से बात करने की अभी कोई ज़रूरत थी। अभी जब दो पक्षीय बात हो रही है तो उस बात को होने देना चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ये दबाव बनाती हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे न हो। हालांकि सरकार अपने इस रुख पर कायम है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद के अलावा दूसरे मुद्दों को इस बातचीत में शामिल कराने की मांग सही नहीं है। श्याम सुंदर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं और ताज़ा अपडेट के साथ। अखिलेश जी, जिस तरीके से दोनों पक्षों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने रुख को साफ कर दिया है, क्या कुछ ताज़ा जानकारियां मिल रही इस वक्त इस बातचीत को लेकर? अब देखिए, ताज़ा जानकारी ये है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री परवेज राशिद ने अभी थोड़ी देर पहले यह कहा है, वहाँ के एक जियो टीवी है, जियो टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि सरताज अजीज का बैग तैयार है, उनकी फ़ाइल तैयार है, उनका टिकट तैयार है, वे जाने के लिए तैयार हैं कल भारत, लेकिन अगर भारत ने उन्हें रोका नहीं तब। मतलब कि वो कोई आश्वासन नहीं देना चाहते जो सुषमा स्वराज ने उठाया है कि आतंकवाद के अलावा किसी दूसरे मुद्दे को वो नहीं उठाएंगे, और दूसरा यह है कि हुर्रियत से वे नहीं मिलेंगे। इस पर कोई आश्वासन पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है और मुझे लगता है कि ऐसा कोई आश्वासन आ नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह विदेश मंत्री ने कहा कि उफ़ा में बातचीत के बाद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान लौटे, उनका उस तरह से विरोध हुआ, उनके सारे बातों की क्रिटिसिज्म शुरू हो गई और उससे डरकर उन्होंने पूंछ से लेकर राजौरी से लेकर जम्मू कश्मीर के जितने सीमाई इलाके हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या LOC का इलाका हो, सब जगह गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गई। मतलब यह कि इस वार्ता को टालने की कोशिशें पाकिस्तान के अंदर से शुरू हुई और अब अभी नहीं लगता मुझे कि सरताज अजीज या पाकिस्तान के किसी भी वरिष्ठ मंत्री की यह हिम्मत है कि वो ये कहे कि सरताज अजीज जाएंगे लेकिन कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, या सरताज अजीज दिल्ली में जाएंगे और हुर्रियत नेताओं से नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कोई आश्वासन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से अभी आने वाला है। तो इस हिसाब से कहें कि आज 12 बजे रात तक जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान कोई ठोस आश्वासन दे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आश्वासन पाकिस्तान की तरफ से अभी आने वाला है। जी अखिलेश, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक पीज पार्थसारथी साहब मौजूद हैं। पार्थसारथी साहब, जिस तरीके से हमने देखा पाकिस्तान कहने से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके बाद जो उन्होंने संकेत दिए साफ तौर पर, कश्मीर से लेकर हुर्रियत दोनों को उन्होंने बहुत ही अहम रोल बताया, जिक्र किया है। और मैं अगर भारतीय विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखूं तो उसमें साफ तौर उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों रहते हैं तो फिर बातचीत नहीं होगी सीधे तौर पर। तो क्या माना जाए अब? ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं दोनों देशों का, वो मिलेंगे और वो मिलेंगे सिर्फ आतंकवाद के बारे में जो बातचीत होगी। उसके अलावा जो संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है, जहाँ जिस तरह से घुसपैठ हो रहा है सीमा पार और नियंत्रण रेखा पार, इनको सामना करने के लिए सबसे पहले जो अर्धसैनिक बल हैं दोनों देशों के, BSF और रेंजर्स उनकी तरफ से, और जो सैनिक हैं, वरिष्ठ सैनिक अधिकारी हैं जो डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, दोनों इन चीज़ों को हल करने के लिए मिलेंगे। अब इन चीज़ों को पर बातचीत करने के पहले हम ये कैसे दूसरे चीज़ों के बात पर हम अभी बात कर सकते हैं? जी,
और जिस तरीके से पार्थ साहब सुषमा स्वराज ने बहुत ही साफ किया कि उफा में जो कुछ तय हुआ था उसमें बहुत ही साफ तौर पर लिखित, मैं कहूं कि जिन्होंने एक बताया बयान जो पढ़ा उन्होंने, उसमें साफ था कि एनएसए लेवल की बातचीत सिर्फ आतंकवाद के मसले पर केंद्रित होगी। यानी कहा जाए कि एक बार फिर से पाकिस्तान अपने पुराने वायदे से पलटता दिख रहा है, यानी कि यू टर्न जो कि पहले भी कई बार देखा गया। नहीं, बात ये स्पष्ट है कि जो समग्र वार्ता है उसका पुनरारंभ का भी सवाल ही नहीं उठता। सवाल इस पर हम ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं जो आतंकवाद है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा का जो उल्लंघन हो रहा है और जिस तरह से फायरिंग हो रही है, इन चीज़ों पर हम ध्यान केंद्रित रखेंगे, इनका सामना करेंगे। फिर तो हमारे लिए तो रास्ता खुला है हर चीज़ पर बात करने के लिए, हमने कभी इनकार नहीं किया। और सरदार जी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भारत इस पूरी बातचीत से पीछे हटना चाहता है, डर गया है, भागना चाहता है, और जो एक उन्होंने डोजियर का भी जिक्र किया कि वो रॉ के बारे में जो भारत को देना चाहते हैं, इस तरह की शब्दावली और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस तरह के दस्तावेज दिखाए जाने लगे तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये कई महीनों से पाकिस्तान ये कहता आ रहा है कि अगर आतंकवाद पर बातचीत के हो तो उनके भी कुछ चिंताएं हैं, उनके भी कुछ आरोप हैं, वो भी सामना लाएंगे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने ये दोहराया है, ज़रूर वो लाएंगे। लेकिन जिस तरह से एक किस्म का ड्रामा उन्होंने नाटक रचा और वो फोल्डर दिखाया, ये उनको शोभा नहीं देती है। वो इतने एक अनुभवी राजनेता हैं, अनुभवी अर्थशास्त्र हैं, तो ये उनको शोभा नहीं देती। और मुझे भी आश्चर्य लगा क्योंकि मैं उनको कई साल से जानता हूँ, वो इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। और पार्थ साहब, एक और चीज़ जिस तरीके से दिख रही है आतंकवाद के मसले पर, कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस वक्त भारत के पास जो सबूत हैं, हाल में जो पकड़ा गया आतंकवादी नवेद का जिक्र करें, या फिर मैं आज के दिन कहूँ कि एक प्राइवेट चैनल जब दाऊद के कराची में होने की पुष्टि करता है, उसकी पत्नी से बातचीत करने का दावा करता है, ऐसे में क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुश्किल घड़ी थी अगर ये बातचीत हो रही है और उसमें जिस तरीके के सबूत हैं और भारत अगर पेश करता है तो शायद जवाब उनके पास नहीं हो? नहीं, उसका नकार देंगे, ये कौन सी नई बात है। पिछले 40 साल से नकारते आ रहे हैं इन तरह के जो हम सबूत देते हैं, तो वही करते रहेंगे। इस पर हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जो भी हम सबूत हमने इकट्ठा किया है, हमें सिर्फ उनको नहीं देना है, सारी दुनिया के सामने रखना है कि भाई ये हाल है। देखिए, अब अमेरिका से भी कुछ संकेत आने लगे हैं कि उन्होंने एक चेतावनी दी है पाकिस्तान को, जो आर्थिक सहायता उनको देना था वो शायद नहीं दे पाएंगे जब तक उनके पड़ोसी आतंकवादी के विषय पर संतुष्ट न हो। और उनके पड़ोसी, जो दो पड़ोसी हैं जो इससे असंतुष्ट हैं, वो है अफगानिस्तान और भारत। और जिस तरीके से अब भारत का रुख दिखा है पार्थ साहब, बहुत ही मैं कहूँ सीधे शब्दों में सुषमा स्वराज ने कहा कि बातचीत जो है उफा की जो एक भावना थी उसके तहत होनी होगी, अगर होती है तो, और अगर वो दिल्ली आते हैं उनका स्वागत है। लेकिन दोनों अहम बातें कि सिर्फ आतंकवाद पर बातचीत और किसी तीसरे पक्ष से कोई मुलाकात या बातचीत नहीं, उसमें शामिल नहीं होंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इन दो बातों को लेते हुए या इनके मद्देनजर बातचीत पे आगे बढ़ सकता है या बढ़ना चाहेगा? देखिए, वो दुनिया को क्या कहेंगे। फर्ज करो उन्होंने नकार दिया तो ये कहा जाएगा कि भाई एक ऐसे समझौता था जिसमें आपके प्रधानमंत्री की अनुमति थी, उसको आप नकार रहे हैं। और सारी दुनिया कह रही है, हम ही नहीं कह रहे हैं, अफगानिस्तान भी कह रहा है, अमेरिका भी ने आप कहा है कि जो उनके देश में ये कट्टरवाद गुट हैं उन्हें उन पर नियंत्रण रखना चाहिए, चाहे हक्कानी नेटवर्क हो अफगान सीमा पर या लश्कर तैयबा हो भारतीय सीमा पर। एक आखिरी सवाल सर, क्या अभी से जो बातचीत है और जिसका जिक्र साफ तौर पर एक और जो मैं कहूं कि संदेह था उसको दूर किया सुषमा स्वराज जी ने कि ये कोई वार्ता नहीं है बल्कि एक मुलाकात है, एक बातचीत है, और वार्ता और मुलाकात में खासा फर्क होता है और पाकिस्तान इस मुलाकात को वार्ता के तौर पर पेश करना चाहता है।
नहीं, वार्ता तो होंगे, लेकिन किस विषय पर? बातचीत की प्रक्रिया जो वो चाहते हैं, वो समग्र वार्ता, वो तो नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों राजनेताओं ने ये स्वीकार कर लिया है कि सबसे पहले इन विषयों पर ध्यान केंद्रित रहेगा, यानी कि आतंकवाद और सीमा रेखा का उल्लंघन। जी बिल्कुल, और उसके बिना आतंकवाद पर ही पहले बात होनी थी, लेकिन जिस तरीके का माहौल बन रहा है, हर रोज, मैं कहूँ कि हर घंटे नए बयान और नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन की दूसरी बड़ी खबर है। कलम जो पैरोकार रही सामाजिक मुद्दों की। मेरा मानना ये है कि जो कुछ भी होता है हमारे अपने जीवन में या समाज में, इस पर निर्भर करता है कि आप कितने संवेदनशील हैं, कितने ज़हनी हैं। जिसने पुरजोर वकालत की समानता की। जब समाज इतना विषम हो, समाज में समानता न हो, तो औरत मर्द के बीच में समानता कैसे हो सकती है? मिलिए शख्सियत में मशहूर व मारूफ साहित्यकार मृदुला गर्ग से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एनएसए स्तर की वार्ता से पहले पाकिस्तान में दाऊद के होने के पुख्ता सबूत सामने आए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान ही दाऊद का ठिकाना है, और अब ये बात एनएसए स्तर की बातचीत में उठाए जाने के संकेत भी हैं। 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम की ये नई तस्वीर, उसकी पत्नी की फ़ोन डिटेल और उन फ्लाइटों की फहरिस्त जिसके ज़रिए दाऊद का परिवार कराची से दुबई कई बार आता जाता रहा। ये तमाम सबूत पाकिस्तान की उन दलीलों पर सवाल उठाते हैं जिसमें पड़ोसी मुल्क दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी से इनकार करता आया है। हालांकि अब अंग्रेज़ी अखबार में छपी रिपोर्ट के बाद भारत के रुख में फिर तलखी नजर आई। मैं पहले कह चुका हूँ, अस्थायी निवास तो पाकिस्तान में ही है, लेकिन समय समय पर वो अपना स्थान बदलता भी रहता है। विपक्ष भी अब पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठा रहा है। Pakistan is not going to hand over Dawood Ibrahim to you. So do you have the ability and the capacity to be able to go and get Dawood Ibrahim himself, yourself? That's the $1 million question. जानकारों की माने तो पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी के कई सबूत दिए गए हैं जो कार्रवाई के लिए काफ़ी हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भारत ने प्रोड्यूस किया है, ये मेरे ख्याल काफ़ी है पाकिस्तान को इंडाइट करने के लिए, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको मानेगा या इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा? अब ऐसे में रविवार को होने वाली एनएसए स्तर की मुलाकात में क्या निकल के आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था की मजबूती और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्टील के उत्पादन को बढ़ाने की बात कही है। दिल्ली में आज सेकेंडरी स्टील उत्पादकों की सेमिनार में उन्होंने इसके लिए लौह अयस्क का खनन बढ़ाने की जरूरत बताई। सेमिनार में अगले 10 वर्षों में स्टील उत्पादन 300 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा गया। दिल्ली में शनिवार को सेकेंडरी स्टील उत्पादकों के सेमिनार में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ स्टील की मांग बढ़ रही है। ऐसे में स्टील सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने वैश्विक असर से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया। It's extremely necessary both for your sectors, for your industry and also in the larger interest of the Indian economy that steel is one sector which needs to be strengthened, preserved and preserved for a further growth. स्टील सेक्टर में सेकेंडरी स्टील उत्पादकों की करीब आधी हिस्सेदारी है। खान और इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्पादकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सहूलियत के लिए कदम उठा रही है। जो हमारे सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर हैं, इनको सुरक्षा भी दी जाए, इनके साथ भी खड़ा हुआ जाए और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाए तो निश्चित रूप से सरकार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। भारत दुनिया में चीन और जापान के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, लेकिन स्टील सेक्टर की देश की जीडीपी में महज 2% की हिस्सेदारी है।
देश में अभी करीब 110 मिलियन टन स्टील का उत्पादन होता है। इसे 2025 तक 300 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा गया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ने किसानों को कर्ज लौटाने को लेकर बड़ी राहत दी है। इसके मुताबिक बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते 50% फसल नुकसान होने की स्थिति में बैंक का कर्ज लौटाने की समय सीमा 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। वहीं 33% फसल नुकसान होने पर वापसी की अवधि बढ़ाकर 2 साल हो सकती है। इसमें 1 साल तक कर्ज वापसी पर भी रोक शामिल है। आरबीआई की सूचना में कहा गया है कि 33% या उससे अधिक फसलों के नुकसान होने पर राज्य जिला स्तरीय परामर्श समिति बैंकों को कर्ज वापसी अवधि के पुनर्निर्धारण करने की इजाजत दे सकता है। असम में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राज्य के 19 जिले अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो तकरीबन 1.25 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। आसमान से बरसती आफत ने असम में आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बारिश बदस्तूर जारी है। 1.25 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोगों पर सीधा असर पड़ा है। आलम यह है कि सरकार के बनाए राहत शिविर ही अब पीड़ितों की पनाहगार बन चुके हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ये तस्वीरें भी साफ करती हैं कि जल का स्तर अब जानवरों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। असम के तकरीबन 20 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें धेमाजी, कोकराझार, चिरांग, लखीमपुर, बोंगाईगांव, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नलबाड़ी, सोनितपुर, बारपेटा, जोरहट, ग्वालपाड़ा, मोरीगांव, धुबरी, कामरूप, गोलाघाट, दारांग और बसका शामिल हैं। अति बेसी पानी जन माने हार सम्पत्ति गरु गाहरी छागली कुकुरा सबै माने उठी गल। এতিয়া ইয়াৰ পৰা হ'ব লাগে একো নাই। মানুহে যি কাপড় পিন্ধিছিল ৰাতি হ'লতো, যি কাপড় পিন্ধিছে সেই কাপড়ৰ ওপৰতে আছে। वहीं असम के साथ साथ अरुणाचल में भी अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नामसई और लोहित जिले में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि इलाकों में बारिश लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एनडीएमए और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सेना भी मदद में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते तकरीबन 1,500 लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्याज की कीमतों ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दामों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ा दिया है। प्याज का निर्यात मूल्य $425 से बढ़ाकर $700 प्रति टन कर दिया गया। इस बीच महाराष्ट्र की नासिक मंडी में इसका औसत भाव ₹57 प्रति किलो तक पहुंच चुका है। खाने का स्वाद बढ़ाने वाली प्याज अब ज्यादा कड़वी लगने लगी है। राजधानी दिल्ली समेत देश के दूसरे बाजारों में प्याज का खुदरा भाव 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं प्याज के बढ़ते दाम पर सियासत भी तेज हो गई है। Now 1.5 years of Modi government and 6 months of Kejriwal government, price rise is going up and up unabated and the common man is in distress. अफगानिस्तान से आयात के बावजूद बाजार में प्याज की कीमतों पर ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। कीमतों पर अंकुश लगाने के तमाम सरकारी उपाय भी नाकाम होते दिखाई पड़ रहे हैं। इस साल जो मानसून का मिजाज रहा है, कुछ अलग ही प्रकार का मिजाज रहा है, उसी की वजह से ये प्याज के दामों में बढ़ी हुई किल्लत है। घरेलू उत्पादन में कमी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। देश में 2014-15 में प्याज का कुल उत्पादन 189 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि 2013-14 में इसकी पैदावार 194 लाख टन थी। मार्च और अप्रैल के दौरान हुई बेमौसम बारिश से देश में प्याज का उत्पादन कम होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है और अब तक इसके 270 मामले सामने आ चुके हैं। 5 साल के बाद एक बार फिर से डेंगू का डर लोगों को सता रहा है। केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों को हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। डेंगू वार्ड का ये नज़ारा कहानी बयां कर रहा है वक्त पर सावधानी ना बरतने की। 14 अगस्त तक डेंगू के 277 मामले सामने आ चुके हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली के 4 बड़े अस्पताल एम्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल और RML अस्पताल के डॉक्टरों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। साथ ही इन अस्पतालों को जरूरी कदम उठाने का निर्देश जारी किया।
डॉक्टरों ने भी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। ये देखा गया है कि डेंगू का मच्छर ताज़े पानी में पनपता है और इस पानी यदि 7 दिन के ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गया तो ये हमारे लिए घातक हो जाता है। सामान्य तौर पर ये सड़कों पर जमा पानी, कूलर, टायर या फिर गमलों में जमा पानी के अलावा एसी से टपकने के बाद जमा हुए पानी में फैलता है। नगर निगम भी लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। 6 के 6 जोन्स के अंदर हमने नॉर्थ एमसीडी में नोडल ऑफिसर बनाए हैं। अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। घर घर जाकर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वो दवाइयाँ छिड़क के आ रहे हैं, कूलर्स चेक करके आ रहे हैं, लोगों को अवेयर करके आ रहे हैं कि डेंगू के केस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए कृपया करके इन सब चीज़ों से अवेयर करें। डेंगू का कहर एक बार फिर फैल रहा है। सरकार और सिस्टम दावे कर रहे हैं कि वो इस कहर से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या इन दावों की पोल खोल रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों ने आज पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एसटीएफ का एक अधिकारी शहीद हो गया और एक जवान घायल हुआ है। पुलिस की ओर से कार्रवाई के बाद नक्सली घटनास्थल से भाग गए। इलाके में माओवादियों की तलाश जारी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दरभा से सुकमा जाने वाली सड़क पर माओवादियों ने पेड़ गिराकर रास्ता बंद किया। उसके बाद एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंची थी। हाँ, मुझे जानकारी मिली सुबह 4 बजे वहाँ पे एक हमारी टीम रात में निकले थे। अचानक फायर हुआ और उसके बाद इन लोगों ने आगे बढ़ के कार्रवाई की, मगर तब तक हमारे एक जवान को गोली लग गई थी, शायद हो गई। अभी रोज़ ऑपरेशन निकल रहे हैं, सुबह रात में निकलते हैं और पूरे दंतेवाड़ा में भी, सुकमा भी। तो दुखद हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 10 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 3 विदेशी नागरिक हैं, जबकि 60 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ये आत्मघाती हमला डिप्लोमेटिक इलाके में हुआ है। ईरान ने आज सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल फातेह 313 का अनावरण किया। मिसाइल की मार क्षमता 500 किलोमीटर है। इस मौके पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, रक्षा मंत्रालय से जुड़े उच्च अधिकारी और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। फातेह 313 गाइडेड मिसाइल का वर्जन पिछले संस्करणों के मुकाबले इसे अब कम किया गया है। टीम इंडिया ने कोलंबो टेस्ट में 157 रन की बढ़त ले ली है। मुरली विजय 39 और रहाणे 28 रन बनाकर क्रीज पर है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 70 रन बना लिए। इससे पहले श्रीलंकाई टीम 306 रन बनाकर आउट हुई। 140 रन से आगे खेलते हुए श्रीलंकाई टीम ने आज महज 166 रन ही वो जोड़ सकी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को बिना टेंडर के ठेका देने के मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नबाम तुकी ने पद का गलत इस्तेमाल कर रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उधमपुर हमले के आरोपी नावेद याकूब को लिफ्ट देने वाले ट्रक ड्राइवर को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद उसे 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। ड्राइवर खुर्शीद को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। उस पर कई अन्य मामलों में शामिल होने का भी आरोप है। एनडीएमसी कर्मचारी पर हमले के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह को आज जमानत मिल गई। दिल्ली पुलिस ने उन पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली सरकार ने बिल्डरों की मनमानी को रोकने के लिए डीडीए और नगर निगम से बिल्डरों की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करने को कहा है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में कई ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें सरकार ने पट्टे पर बिल्डरों को दिया था, लेकिन बिल्डरों ने इन इमारतों को कई ग्राहकों को बेच दिया। लॉ कमीशन के चेयरमैन AP शाह ने दिल्ली का लोकायुक्त बनने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार ने उन्हें लोकायुक्त बनाने का प्रस्ताव किया था। दिल्ली में लोकायुक्त का पद नवंबर 2013 से खाली है। एनडीएमसी ने दिल्ली सरकार पर शिक्षा फंड कम करने का आरोप लगाया है। एनडीएमसी के मुताबिक राज्य सरकार ने शिक्षा का बजट तो 1.5 गुना बढ़ा दिया और एनडीएमसी के फंड में 158 करोड़ रुपए की कमी कर दी। चांदनी रात में ताजमहल की दीदार करने के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग जल्द हो सकेगी और पर्यटक दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि सरकार इस संबंध में जल्दी आदेश जारी करेगी। अभी ताजमहल घूमने वाले पर्यटक काउंटर टिकट खरीद रहे हैं।
उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी है कि दक्षिण कोरिया अगर सीमा के पास लाउड स्पीकर के जरिए उसके खिलाफ दुष्प्रचार बंद नहीं करता तो युद्ध की नौबत आ सकती है। इसके बाद दक्षिण कोरियाई सेना अधिकतम चौकसी बरत रही है। आतंकी संगठन IS का नंबर 2 सरगना हाजी मुताज इराक के मौसूल में अमेरिकी हमले में मारा गया है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक मुताज की मौत 18 अगस्त को अमेरिकी हवाई हमले में हुई। आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग रणजी ट्रॉफी के आगामी सीजन में हरियाणा के लिए खेलते दिखेंगे। सहवाग का कहना है कि हरियाणा की टीम में युवा खिलाड़ियों की भरमार है, जिनके साथ अनुभव साझा करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। सहवाग 1997-98 से लगातार दिल्ली की ओर से रणजी खेलते रहे हैं।